चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम देखिए, एम्परसेंड ऑपरेटर के बारे में क्वेरी आई है कि एम्परसेंड ऑपरेटर बता दीजिएगा। तो एम्परसेंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा सेल में लिखी हुई वैल्यूज को आपस में मिलाने का काम करता है। जोड़ना इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जोड़ने से एडिशन का इम्पैक्ट आता है, ऐड करने का एक इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन ऐड नहीं करता ये मिलाता है। जैसे अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए एक वैल्यू लिखी हुई है 15 और सपोज इस सेल में आपने वैल्यू लिखी हुई है 25, और अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू दिस सेल, एम्परसेंड लगाते हैं ऑपरेटर कीबोर्ड से और दूसरी सेल का एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एंटर करने पे देखिए 15 ये था, 25 ये था, तो ये दोनों मिला के एक सेल में लिख गए। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे लिख दिया होता अतुल, यहाँ पर लिखा होता चौधरी, और यहाँ कहते हैं इज इक्वल टू दिस सेल एम्परसेंड दिस सेल, तो ये देखिए अतुल चौधरी एक साथ दो सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मिला के वो लिख देगा। हालांकि ये बात भी आपको बताई थी कि जब भी आप एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो गैप जनरेट नहीं होता है, स्पेस जनरेट नहीं होती है, वो स्पेस आपको खुद से लानी होगी। तो खुद से लाने के लिए क्या करना होगा कि उसको भी वैसे ही देना होगा जैसे आप सेल्स के एड्रेस दे रहे हैं। जैसे आप पहली सेल के बाद एक स्पेस देना चाहते हैं तो एम्परसेंड के जस्ट बाद डबल कोट्स का साइन लगाइए, एक स्पेस कीबोर्ड से दीजिए, फिर डबल कोट्स का साइन क्लोज करिए और फिर एक एम्परसेंड लगाइए। मतलब इस और इस सेल के एड्रेस के बीच में क्योंकि आपको एक स्पेस चाहिए तो वो स्पेस डबल कोट से दी जाएगी और एंटर करने पर वो स्पेस आ जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में स्पेस है। अगर आप सोचे कि ऐसा ना करें, खाली एक कोट्स की क्या जरूरत है, खाली स्पेस दे देते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर एरर फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह से आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो जब आप उसे देंगे और एरर को अगर इग्नोर करके आगे बढ़ते भी हैं तो गैप नहीं आएगा, जबकि आपने अपने उसमें गैप देने की कोशिश की थी लेकिन वो गैप उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो गैप इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सेल, क्योंकि आपको वहां पर वो गैप, वो स्पेस भी एक कैरेक्टर के फॉर्म में देना पड़ता है जो कि डबल कोट्स के अंदर दिया जाता है। जब आप इस तरह से देंगे तो ही वो स्पेस जनरेट होगी। तो एम्परसेंड ऑपरेटर का काम होता है दो या दो से ज्यादा सेल्स में लिखी हुए डेटा को आपस में मिलाने का काम करना। तो मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम एक्सेल में खास तौर से वो वर्ड बोलते हैं कि कॉन्कैटिनेट करने के लिए। जैसे यहां मान लीजिए एक नाम लिखा होता अमर, मिडिल नेम लिखा होता सिंह और यहाँ लिखा होता राठौर, और आपको यहाँ पूरा नाम लिखना है। तो पूरा नाम लिखने के लिए इज इक्वल टू दिस सेल, पहली सेल का एड्रेस सिलेक्ट करते, डबल कोट्स देते, फिर एम्परसेंड लिखते, फिर दूसरी सेल का एड्रेस सिलेक्ट करते, फिर एम्परसेंड कीबोर्ड से देते, फिर डबल कोट्स लिखते, फिर तीसरी बार एम्परसेंड लेते और फिर ये वाला लास्ट सेल एड्रेस लेते। और इस तरह से अगर आप लिखते तो इसके बाद आप अगर यही चीज कॉपी करते हैं यहाँ, या मान लीजिए अब यहाँ पे नाम लिख दिया आपने निशा, और यहाँ अब बीच में इनका कोई मिडिल नेम है ही नहीं, इनका लास्ट नेम है, तो आपने लिख दिया निशा भार्गव। फिर यहाँ मान लीजिए आपने लिख दिया राम, यहाँ लिख दिया कुमार, यहाँ लिख दिया अग्रवाल। तो अब अगर इस चीज को आप कॉपी करेंगे तो देखिए अकॉर्डिंगली ये चीज कॉपी हो जाएगी। तो कई बार ऐसे डेटाबेसेस हमें बनाने पड़ते हैं जहां पर हम कंटेंट को पहले अलग अलग करके लिखते हैं और बाद में उसे मिला के लिखना होता है। ये चीज हम आगे फंक्शन से भी सीखेंगे, तो तब आपको एम्परसेंड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है आपको अतुल? चलिए खैर, तो ये चीज तो हो गई कि हमने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सेपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें तो हमने सीख ली बेसिक। और हमने ये भी सीखा था कि एक फंक्शन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं यदि हमें फंक्शन के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो, और तब भी अगर हमें कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, मतलब ये भी नहीं पता कि फंक्शन कौन सा यूज होना है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपने फंक्शंस की लिस्ट।
जिसमें सबसे पहले हम वो फंक्शंस यूज करेंगे जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको हेल्प करते हैं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे कॉमन फंक्शन है सम। सम एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको आप कब यूज करते हैं, जब आपको वैल्यूज को ऐड करना होता है। सम फंक्शन, कोई भी शब्द इंग्लिश में जब लिखा जाता है, देखिए, तो जब आप उसे इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर वो वर्ड इंग्लिश का ही वर्ड है, जब तक उसके आगे ब्रैकेट नहीं लिखे लगे हैं। ये एक इंग्लिश का टर्म, सिंपल टर्म है। लेकिन किसी भी वर्ड के आगे अगर आप खाली ब्रैकेट खोल करके भी बंद करते हैं, कुछ भले इन ब्रैकेट के अंदर ना लिखे, तो यही वर्ड ऑटोमेटिकली फंक्शन में बदल जाता है। आप लोगों को ये चीज याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे प्रोग्रामिंग में भी आपको ये चीज समझनी होगी कि फंक्शन का मतलब ही है कि एक ऐसा टर्म जिसके आगे ब्रैकेट्स लगे हों। ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा भी हो सकता है और ब्रैकेट खाली भी हो सकते हैं, पर वो फिर सम नहीं रह जाता, इसको हम बोलते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दी हुई वैल्यूज को या ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए सेल एड्रेसेस में लिखी हुई वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है। कैसे, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ भी छोटी छोटी वैल्यूज यहाँ सपोज लिखी हुई हैं और आपसे कह दिया जाए कि भाई इन सभी वैल्यूज को आप ऐड करिए, इन सबका टोटल आपको मान लीजिए यहाँ चाहिए, या आपसे कह दिया जाए इसका टोटल यहाँ निकालिए यहाँ पर और इसका टोटल यहाँ पर निकालिए। तो इस तरीके का काम यदि आपको करना है तो आपको सम फंक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये आप पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं क्योंकि सम के लिए आप ऑटो सम का यूज कर चुके हैं। और ऑटो सम के लिए हमने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि ऑटो सम का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। मतलब अगर आपको इसका टोटल चाहिए और इसका टोटल चाहिए, यानी कि ये सेल सिलेक्ट है, इसके ऊपर जितने भी नंबर लिखे हैं उनका टोटल चाहिए, ये सेल सिलेक्टेड है, इसके ऊपर जितने भी नंबर लिखे हैं यदि उनका टोटल चाहिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप अपना एरिया सिलेक्ट कीजिए, पूरी रेंज आप पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए, और कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ यदि आप इक्वल्स टू वाली की प्रेस करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सम कर देता है, क्योंकि इसका पहला काम ही सम करना है। ये देखिए, तो 13 किसका सम आ गया, इस पूरी रेंज का आ गया, और इधर 15 किसका सम आया, इस पूरी रेंज का आया। इसी तरह से यदि आपको टोटल चाहिए था इसका 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 अलग अलग यहाँ पर, तो बस इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट इक्वल्स टू कीजिए, और ये देखिए आपको यहाँ पर सम मिल गया है इसका। तो इसने किसका टोटल किया, उस सेल, जिस सेल में ये फंक्शन यूज हुआ है उससे पहले इसने जितने भी नंबर लिखे थे उन सभी को इसने ऐड करके दे दिया। तो देखिए इधर 5 + 2 7 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, और इस तरह से ये काम करता है। तो वैसे तो ऑल्ट इज इक्वल टू आपके पास सबसे आसान और सबसे जल्दी का साधन हम बता ही चुके हैं, बट स्टिल अगर आपको लिखने का ही सीखना है कि भाई लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माउस से वो पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप रेंज सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेल क्या करता है कि वो पहली सेल और लास्ट सेल का एड्रेस लेता है और उसके बीच में कोलन सिंबल लगा देता है। कोलन सिंबल ऑटोमेटिकली लगता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और कोलन का मतलब ही है कि D89 से लेकर के D93 तक जितनी भी सेल्स हैं उन सभी की वैल्यूज इंक्लूडिंग D89 एंड D93, उन सभी में लिखी हुई वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और तब आपको एंटर करना है। इस तरह से एक फंक्शन आपने लिख लिया, और यदि यही फंक्शन आपको सब जगह पर अप्लाई करना है तो आप इसी फंक्शन को ऐसे ड्रैग करके भी यहाँ पर ऐसे कॉपी कर सकते थे। तो तब तो ठीक है, ऑल्ट इज इक्वल टू तब ठीक है जब आपने पूरा का पूरा लेना है, वैल्यूज यूज करते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपसे कह दिया है इन सभी का टोटल करना है, अलग अलग नहीं करना है, इन सब का टोटल करना है, तो जाहिर सी बात है फिर ऑल्ट इज इक्वल टू नहीं यूज हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑल्ट इज इक्वल टू तो भाई अगर आप यहाँ करेंगे तो इससे पहले लिखी हुई सेल्स को ऐड करेगा, यहाँ करेंगे तो इससे पहले लिखी हुई सेल्स को ऐड करेगा, क्योंकि उसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि भाई ऑल्ट इक्वल्स टू मतलब जिस सेल में आप हैं उसके पहले लेफ्ट में अगर वैल्यूज लिखी है मैथमेटिकल तो उनको ऐड करेगा, और अगर ऊपर लिखी हुई है मैथमेटिकल वैल्यूज तो उन्हें ऐड करेगा। तो ये तो एक कंडीशन हो गई। लेकिन अगर आपसे कह दीजिए पूरी इनको या जितना भी लिखा है सभी को ऐड करना है, चाहे जहां करना हो, तब फिर आपको फंक्शन हाथ से ही लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए सबसे पहला नियम इक्वल्स टू का साइन लगाना ही लगाना है, फिर आपको फंक्शन लिखना है सम, फिर आपको ब्रैकेट भी ओपन करना है।
बिना ब्रैकेट ओपन किए आप फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर माउस से आप पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन और क्लोजिंग ये बताता है कि आप फंक्शन के लिए कौन सी रेंज अप्लाई कर रहे हैं या कौन से सेल एड्रेसेस ले रहे हैं। कभी किसी वजह से यदि आप ब्रैकेट क्लोज करना भूल भी जाए तो एंटर करते ही ये आपको, अभी यहाँ तो हम बार बार यूज कर चुके हैं तो दिखा रहा है, नहीं तो कई बार ब्रैकेट क्लोज करना यदि हम मिस करते हैं तो एक तरीके से ये एक वार्निंग देता है कि आपने कुछ ब्रैकेट क्लोज करना या कुछ एरर दे रहे हैं, मतलब आप कुछ कमी कर रहे हैं अपने फंक्शन में। यदि उस एरर को आप इग्नोर करना चाहते हैं, आपको पता है अरे ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, तो ओके पे क्लिक करते ही जब आप बाहर आएंगे तो ब्रैकेट्स एक्सेल खुद भी क्लोज कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इंटेंशनली ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाएं। नियम यही बनाइए कि ब्रैकेट ओपन किया है तो क्लोज भी करना है। और अब आप जब इस फंक्शन को ओपन करके देखेंगे तो देखिए वो आपको एंटायर रेंज दिखा रहा है। यही चीज यदि आप फॉर्मूला बना के करते तो कितना समय लगता, इज इक्वल टू करते पहली सेल प्लस दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, प्लस 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 करते रहे कीबोर्ड से, सेल को सिलेक्ट करते रहे और एंटर करने पे आया वही 28। लेकिन देखिए ये क्या है, ये फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने सेल के एड्रेसेस को कंबाइन किया है ऑपरेटर्स के साथ, प्लस वाले साइन के साथ। मतलब आपको बताना पड़ा कि इसको जोड़िए, और जोड़ने के लिए कहना पड़ा प्लस का साइन यूज करिए, जबकि फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। फंक्शन में आपने सिर्फ फंक्शन लिखा, ब्रैकेट में रेंज दे दी, अलग अलग सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी और काम हो गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है फंक्शन में और फॉर्मूला में। फंक्शन हमेशा समय ज्यादा लगाता है, अगर फॉर्मूला हमेशा समय ज्यादा लगाता है, टाइम टेकिंग होता है। अगर हमें किसी फॉर्मूले की जगह पर फंक्शन अवेलेबल है, कोई काम ऐसा करना है जिसके लिए फॉर्मूला और फंक्शन दोनों अवेलेबल है, तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो फंक्शन को ही होनी चाहिए। प्रेफर आप फंक्शन को ही करें, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। आप कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग काम करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हाँ, जिस कैलकुलेशन के लिए फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, या कोई कैलकुलेशन ही ऐसी है जो आपकी खुद की, मतलब आप ही को करना है, वो सबकी जरूरत में नहीं है, तो आपको फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। सब लोगों को क्लियर है इतनी चीज? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। सबको? चलिए ठीक है, तो इतना तो ये तो हो गई बात फंक्शन की और फॉर्मूला की, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि पूरी रेंज नहीं लेनी होती है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए भाई ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए। वैल्यूज तो बहुत सी लिखी है लेकिन सभी का सम नहीं करना। तो आप अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, पूरी की पूरी जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं अलग अलग कलर से इसीलिए इंडिकेट करता है कि दूर से देख के आप पहचान लें कि भाई ये वाली सेल ये है, ये वाली सेल ये है और ये वाली सेल ये है, और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। अब यदि यही काम आप फंक्शन से करना चाहते हैं तो अब आपको रेंज तो देनी नहीं है। जब रेंज होती है तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप सिर्फ रेंज सिलेक्ट करते हैं। वो रेंज कैसे लिखनी है वो एक्सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब आपको रेंज नहीं देनी है, आपको देनी है अलग अलग सेल्स। तो जब आप पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद दूसरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहली का एड्रेस रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक को सिलेक्ट करके दूसरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या पता कि दूसरी भी लेनी है। वो तो ये सोच रहा है गलती से आपने इसे सिलेक्ट किया था, अब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए D89 था पहले, जब इस पे क्लिक करते हैं तो D92 आ जाता है और D89 हट जाता है। मगर आपको तो इसके साथ ये वाली और साथ ही साथ ये वाली भी लेनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन में कि जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज हम यूज करते हैं फंक्शन में, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज या वो सेल एड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट यदि आपको एक रेंज के फॉर्म में देना था तब तो सीधे सीधे आप ऐसे सिलेक्ट कर दे रहे थे और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो रेंज कैसे लिखनी है। लेकिन अब आपको रेंज लिखनी ही नहीं है, आपको लेना है रैंडम आर्ग्यूमेंट्स। तो रैंडम आर्ग्यूमेंट्स के लिए आप जब एक कोई भी सेल सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उसे दूसरी आर्ग्यूमेंट से, तो दूसरा सेपरेटर, यानी कौन सा सेपरेटर यूज करेंगे, कॉमा सेपरेटर का यूज करेंगे, जो कि कीबोर्ड से आपको लगाना पड़ेगा। आपने पहली सेल सिलेक्ट की, अब आपको कॉमा सिंबल कीबोर्ड से देना होगा, और कॉमा देने के बाद देखिए अब आप दूसरी सेल सिलेक्ट करेंगे तो पहली वाली नहीं हटी, पहली अपनी जगह पर है, दूसरी अलग कलर से अपनी जगह पर आई, फिर कीबोर्ड से कॉमा, और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे जितनी भी सेल्स अलग अलग यदि लेनी थी
तो ली जा सकती थी। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो भी देखिए आपको ये चीज यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोनों तरीके होते हैं, आपको ये देखना है कि कौन से तरीके से काम आप फास्टली कर सकते हैं, इनफैक्ट और कंफर्टेबल होकर के कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है आपका लॉजिक होता है। तो हालांकि रहता ये है कि अगर आपको फंक्शन मिल रहा है तो काम फंक्शन से ही कीजिए, क्योंकि फंक्शन बहुत समय बचा देता है, सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं फंक्शन यूज करके। और अगर फॉर्मूला ही है, फंक्शन है ही नहीं, तो फॉर्मूला से काम करिए। फिर भी ये चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो सम करने के लिए हमने देखा रैंडम आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होती हैं और ये ऐसे होती हैं, पर सम भी केवल इस तरह से नहीं किया जाता। और कैसे किया जा सकता है? हो सकता है यहाँ पर मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई एक्सपेंसेस की, कि भाई हमने यहाँ पर मान लीजिए सपोज 1.5 लाख रुपए हमारा सैलरी में निकल गया, लोगों को स्टाफ को सैलरी बांटी, वो हो गया। 25,000 रुपीज हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिए। कंपनी के हम एक्सपेंसेस बना रहे हैं, तो इतना सैलरी में गया लोगों की, इतना इसमें गया, ऐसे कुछ भी हम ऐसे सिंपल बना ले रहे हैं, इतना किसी और चीज के एक्सपेंसेस में चला गया। और मान लीजिए 2 लाख रुपए किसी और चीज में खर्च हो गए, तो ये हमें यहाँ पर देना था टोटल एक्सपेंसेस निकालने थे। तो टोटल एक्सपेंसेस निकालने के लिए वैसे तो भैया ऑल्ट इज इक्वल टू कर देते, काम खत्म था। ये टोटल एक्सपेंसेस है भाई 4,75,000। लेकिन हमसे ये कहा गया कि इसमें हमने बोनस दिया है अपने स्टाफ को, 2 लाख रुपए बोनस के भी ऐड करने हैं, लेकिन वो यहाँ मेंशन नहीं करने हैं, मतलब इस जगह पर लिखने तो नहीं है, पर वो इस फंक्शन में लगा दीजिए। अब फंक्शन जिसमें कि आप ऑलरेडी एक रेंज ले चुके हैं, अगर वो 2 लाख रुपए भी यहीं कहीं डाल देते और रेंज में लिख जाते तब तो ठीक था। बट अगर ये कह दिया है कि आप ऑलरेडी सम कर चुके हैं और उसी सम में आप वो पर्टिकुलर एक और एक्सपेंस है, कुछ और वैल्यू है जो उस टोटल में ऐड करना चाहते हैं अलग से, तो क्या करना है? तब आप इस रेंज में, जहां पे रेंज सिलेक्ट की थी, इसके बाद आप सेपरेटर यूज करेंगे, कॉमा, पूरी रेंज के बाद, और जो भी अमाउंट आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो देखिए 4,75,000 की जगह पर ये क्या हो गया है, 6,75,000। तो ये भी एक तरीका होता है सम करने का, जिसमें किसी एक रेंज के साथ कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी ऐड की जा सकती है। और क्या तरीका होता है? यहाँ मान लीजिए बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हम लिख ले रहे हैं ताकि हम इजीली जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके देख सकें। कोई ऐसी रेंज है यहाँ पर जिसमें नंबर्स भी लिखे हैं और टेक्स्ट भी लिखा है, मतलब एक ऐसी रेंज है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपसे ये कहा गया कि भाई हमें सम चाहिए किसका किसका, हमको सम चाहिए इसका, ये जो लिखा हुआ है इनका सम चाहिए, इनका सम चाहिए और इनका सम चाहिए। और ये एक रेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बीच में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, या टेक्स्ट मान लीजिए नहीं भी लिखा है, सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय कोड लिखे होते ऐसे, पर अब आपको सबको ऐड नहीं करना है, आपको इस रेंज के वैल्यूज ऐड करने हैं, प्लस ये ऐड करना है, प्लस ये ऐड करना है। तो 3 या ज्यादा रेंजेस हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं जो रैंडमली लगी हुई हैं, और आपको इन्हें ऐड करना है। तो इस काम के लिए आपको 4 स्टेप्स लेने होंगे। 4 स्टेप्स कैसे? पहले पहली रेंज को आप ऐड करेंगे, इसी तरीके से फिर दूसरी रेंज की वैल्यूज ऐड करेंगे, और तीसरी रेंज की वैल्यूज ऐड करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके ये आया। अब जब तीनों का सम आ गया तब आप ऑल्ट इज इक्वल टू करके, या इन तीनों का सम करेंगे, तब जाकर के कहीं आपको टोटल सम मिला। तीनों की तीनों रेंजेस थी जो अलग अलग लिखी हुई थी, उनको डिफरेंटली लेना था और ऐड करना था। तो उसके लिए पहले डिफरेंट रेंजेस को अलग अलग सम किया और फिर उन रेंजेस के सम को फाइनली ऐड कर लिया, तब जाके हमको ये सम मिला। यानी इसके लिए हमने 4 बार काम किया, 4 टाइम्स एफर्ट्स डाले, 4 टाइम्स कैलकुलेशन परफॉर्म की, फंक्शन के थ्रू ही सही लेकिन 4 बार किया, और 4 सेल्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया, 4 सेल्स भी घेर ली। यदि यही काम हम एक साथ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, ऑब्वियसली फंक्शन सम ही यूज करेंगे। अब क्या है, 3 डिफरेंट रेंजेस हैं,
पहली रेंज सिलेक्ट कीजिए और यहीं पर कॉमा सेपरेटर का यूज कीजिए, दूसरी रेंज सिलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा सेपरेटर का यूज कीजिए और फिर तीसरी रेंज सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए अलग अलग कलर से तीनों रेंजेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। तो देखिए वही काम जो आपने 4 बार में किया या 4 सेल्स को ऑक्यूपाई करके किया, वही काम आप एक बार में भी कर सकते हैं। तो सम फंक्शन में केवल यही नहीं कि आप एक रेंज दे दें, सम फंक्शन में केवल यही नहीं कि रेंज के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करें, सम फंक्शन में डिफरेंट रेंजेस को भी एक साथ यूज किया जा सकता है ऐड करने के लिए, बशर्ते कि उनमें बीच में कॉमा सेपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सबको क्लियर है ये चीजें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट है प्लीज पूछिएगा। अर्पिता, अतुल, आयुष, सबको क्लियर है? दीक्षा? कौन सा वाला? वो नंबर नंबर हाँ नहीं, यही वाला जो लास्ट वाला बताया ना मैंने, आप वही पूछ रही है ना? हाँ। तो उसमें लिखना थोड़ी है कुछ, आप इज इक्वल टू देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर आप फंक्शन लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपको लिखना नहीं है, आपको तो बताना है भाई एक रेंज ये है। पूरी होती तो आप ऐसे सिलेक्ट कर ही लेते, लेकिन पूरी तो है नहीं, अलग अलग रेंज है। पहली रेंज ये है, फिर कीबोर्ड से कॉमा का साइन लगाइए, फिर दूसरी रेंज, फिर कॉमा का साइन लगाइए और तीसरी रेंज। इस तरह से आप अलग अलग रेंज सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर करिए। तो आप एक साथ जो है तीनों रेंजेस को, या 3 से ज्यादा कितनी भी रेंजेस हो सकती हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे ऐड करने के लिए आपको सम फंक्शन की जरूरत है, इसी तरह से यदि आपको वैल्यूज का एवरेज निकालना हो तो एक्सेल आपको एवरेज फंक्शन भी देता है। जब भी कभी आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं। एवरेज का तरीका भी वही है, इज इक्वल टू फंक्शन का नाम लिखेंगे, पूरा एवरेज लिखा जाता है। एक्सेल में एवीजी फंक्शन नहीं है, कई और जगह पर ऐसा होता है कि एवरेज की जगह आप एवीजी यूज कर सकते हैं, वहां वो फंक्शन एवीजी के नाम से ही मिलता है। लेकिन एक्सेल में जो एवरेज फंक्शन है वो पूरा का पूरा लिखा जाता है AVERAGE। इसको आप एवीजी लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। और बस ब्रैकेट ओपन करिए और जिसका भी एवरेज निकालना है उसे सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। इसकी खुद ये जिम्मेदारी है कि जो रेंज आपने सिलेक्ट की है, एवरेज फंक्शन की खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी सेल्स आपने सिलेक्ट की हैं उनकी वैल्यू को ये खुद ही जोड़ेगा और जितनी सेल्स हैं उससे ये उसे डिवाइड भी करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि ये काम हमें सोचना है कि ये कैसे होगा, ये खुद से खुद आपके लिए सारा काम कर देगा। एवरेज में भी यही है कि अगर डिफरेंट रेंजेस हैं तो भी आप एवरेज यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज तो सिंगल रेंज पे भी ये काम करता है और मल्टी रेंजेस पे भी एवरेज फंक्शन काम करता है। बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखिएगा कि सम फंक्शन हो या एवरेज फंक्शन हो या कुछ और फंक्शन जो भी हम आगे करेंगे, इन फंक्शंस की एक और स्पेशलिटी है कि इन्हें काम करने के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सम फंक्शन, एक स्टेटमेंट दे दी जाए ट्रू फॉल्स में कि सम फंक्शन 1 आर्ग्यूमेंट पे काम कर सकता है, तो कभी नहीं काम कर सकता। क्यों? क्योंकि जब आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए होंगी। अभी हम ही अगर आपसे कहते हैं कि 15 को ऐड करिए तो आप पूछेंगे किससे ऐड करना है मैम? क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसे ही एवरेज निकालने के लिए कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भी कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्सेल में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट्स पे काम करते ही करते हैं, उनको 2 से कम तो चाहिए ही नहीं वैल्यू। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम में एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही वैल्यू पे काम करते हैं। तो वो कौन से फंक्शन है वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि ये हमने सम फंक्शन यूज किया और एवरेज फंक्शन यूज किया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट।
आपको याद होगा कि हमने आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की एक प्राइस लिस्ट करके कुछ शीट बनवाई थी और आप लोगों ने वो शीट बनाई भी थी, जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट से रेट लिखे थे, क्वांटिटी लिखी थी और प्राइस का आपने फॉर्मूला बनाया था, जिसमें आपने क्या किया था, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का सिंबल यूज किया था। अब यही चीज अगर मल्टीप्लिकेशन का काम करना है तो जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला लिखें, यही काम यदि करना था तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको फंक्शन मिलता है एक्सेल में और वो फंक्शन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी सेल एड्रेसेस आप लेते हैं, वो एक रेंज हो या जो कुछ भी हो, हर सेल एड्रेस की वैल्यू को कैच करता है, वहां से फेच करके लाता है और उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके आउटपुट रिटर्न करता है। तो प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करें, एक रेंज दे दीजिए ऐसे और ब्रैकेट क्लोज करें, तो ये क्या करेगा, B2 से लेकर के E2 तक की जितनी भी सेल्स होंगी, या तो दो ही है। हेलो, हाँ प्रसेनजीत कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मैम वो अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप वैल्यूज लेते हैं वो सारी की सारी वैल्यूज जो है आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ दो ही हैं वो अलग बात है, अगर ये 2 की जगह 10 भी होती तो पूरी रेंज की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रिटर्न करता है। तो देखिए प्रोडक्ट फंक्शन आप यूज कर सकते थे और ये भी बिल्कुल वैसे ही कॉपी किया जा सकता है जैसे आप फॉर्मूला बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन होता है जो रेंज में दी हुई वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करता है। जैसे यहाँ छोटी छोटी वैल्यूज अगर हम लिख भी दें और हमने कह दिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन कीजिए, रेंज ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है। जो भी था 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इसने आपको रिटर्न करके दे दिया। जिस काम को करने में आपको कुछ सेकंड्स लगते, अगर आप फंक्शन फटाक से लिखना जानते हैं तो कुछ सेकंड्स भी वेस्ट नहीं किया आपने और मतलब लीस्ट कंफर्ट्स के साथ आपने काम कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारे हमने देखे सम देखा, एक फंक्शन हमने देखा सम, एक फंक्शन हमने देखा प्रोडक्ट और एक देखा हमने एवरेज। अभी तक हमने 3 फंक्शंस की बात की है, ये फंक्शंस के नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक फंक्शन हमने यूज किया सम, एक हमने यूज किया प्रोडक्ट और एक यूज किया है एवरेज। अगला जो फंक्शन हम करने जा रहे हैं वो फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर एक ऐसा फंक्शन जो कि किसी बेस को उसकी पावर रेज करने के काम आता है। आप सभी को पता है कि नंबर्स में पावर लगाई जा सकती है। आपको सपोज आप मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर है, ठीक है, और टीचर और आपको क्या करना है, आप अपने बच्चों को पावर्स पढ़ा रहे थे, स्क्वायर्स पढ़ा रहे थे या क्यूब्स पढ़ा रहे थे। अब आपने कहा कि यहाँ पर हमने लिख दिया है नेचुरल नंबर्स, लिख दिया अपने 2 3 4 10 तक लिख दिया सपोज, और आप यहाँ पर बताना चाहते थे कि इन सब के स्क्वायर और क्यूब्स आप चाहते थे बच्चों को पता हो, इनका प्रिंट आउट निकाल के दे दें। अब अगर ऐसे ये काम करना है तो ठीक है, आप कहेंगे मैम इतना टाइम थोड़ी लगना है, पता तो है कि ये होता है ये होता है ये होता है। तो पहली चीज तो खैर पता भी है, तब भी टाइप करने में टाइम लगेगा और हो सकता है आपको पता है हमें तो पता ही नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमें स्क्वायर और क्यूब्स की लिस्ट मिल जाए और काम खत्म करने में हमें बिल्कुल समय ना लगे। तो जब भी आपको किसी भी नंबर की कितनी भी पावर निकालनी हो, पावर 2 करना हो, पावर 10 करना हो, पावर 15 करना हो, जो कुछ भी करना है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में, इस फंक्शन के ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट होती हैं। यहां बात ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूं कम से कम 2, ना ज्यादा ना कम, 2 ही आर्ग्यूमेंट होंगी। जैसे सम में 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर कम से कम 2 तो होनी चाहिए। प्रोडक्ट में भी आपने देखा कम से कम 2 चाहिए और एवरेज में भी मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन पावर में होती ही 2 आर्ग्यूमेंट है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना कम हो सकते हैं। तो उस 2 में कौन सी होती है, पहली तो वो वैल्यू होती है जिस नंबर को आपको पावर देनी है। जैसे हमें पावर किसको देनी है, इस सेल में लिखी हुई वैल्यू को। कॉमा लगाने के बाद दूसरी वो आर्ग्यूमेंट होती है कि कितनी पावर देनी है। अब यहाँ पर स्क्वायर निकालना है तो पावर क्या देनी है, ऑब्वियसली 2, क्योंकि स्क्वायर होता है पावर 2। आपने ये लिखा, आप इसे ब्रैकेट सिलेक्ट क्लोज करके दीजिए, सबकी पावर 2 आ गई। ये लिखना था यहाँ पर, मान लीजिए
और यहाँ लिखना था मान लीजिए 2 की पावर 3। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम पहली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन, किसको देनी है इस सेल को देनी है, कितनी देनी है 3, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर के बजाय क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर, और देखिए सबकी पावर 3 आ गई। ऐसे ही अगर आपको आगे भी मान लीजिए पावर 10 तक चाहिए होता सपोज, तो देखिए कितनी आसानी से आप ये काम करते हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी थी, बस आपको क्या कहना है यहाँ पर इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट में सेल एड्रेस कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और ड्रैग कर दीजिए या एक साथ काम करिए। तो ये चीज आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर फंक्शन है, हालांकि एक्सेल में पावर फंक्शन अगर आप नहीं यूज करते हैं, इसे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला बनाने के लिए भी आपको एक ऑपरेटर मिलता है, जैसे 2 की पावर 2 करना है तो इज इक्वल टू दिस, और इसके लिए आप यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज करते हैं कीबोर्ड में, ये सिंबल जो आपकी नंबर वाली की 6 होती है उसके ऊपर बना होता है। ये वाला सिंबल आपने देखा होगा कीबोर्ड में, जहां 6 लिखा होता है अल्फाबेट्स के ऊपर, वहीं पर शिफ्ट से प्रेस करने पर ये सिंबल बनता है। इस कैरेक्टर को हम कहते हैं कैरेट, इस सिंबल का नाम होता है कैरेट, ये ऑपरेटर है CARAT, ये कैरेट है। और इसको क्यों यूज करते हैं, एक्सपोनेंशिएशन के लिए, एक्सपोनेंट बनाने के लिए। तो एक्सपोनेंट का मतलब ये पावर रेज करने के लिए। तो किसी भी सेल की आपको जितनी पावर रेज करनी है, अगर फॉर्मूला चाहिए तो कैरेट सिंबल लगा के वो पावर लिख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको ये काम फंक्शन से करना है तो पावर फंक्शन यूज करके ब्रैकेट के अंदर बेस कॉमा पावर आप लिख देंगे, तो वो आपको वहां पर उतनी ही पावर रेज करके दे देगा। क्लियर है सबको? पावर फंक्शन के बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे फंक्शन SQRT। नाम से ही पता चल रहा है SQRT एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। और इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये एक ही आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। इसको काम करने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, अगर 2 दे दी तो एरर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखें, 625 लिख दिया, ये लिख दिया, 169 लिख दिया, 10,000 लिख दिया, 1000 लिख दिया, ऐसे कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट मिले। अभी तो आपने देखिए पावर निकाली थी, लेकिन अब आपको इनके स्क्वायर रूट निकालने, तो आप क्या करेंगे, कोई मेहनत नहीं करनी, इक्वल्स टू का साइन लगाइए, SQRT फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और वो सेल सिलेक्ट कीजिए, एक ही सेल लेनी है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और कंट्रोल एंटर। ये देखिए सबके स्क्वायर रूट आ गए। 625 ऐसे ही नंबर लिखे जिसके हमें पता थे कि भाई 625 का ये होता है, 144 का 12 है, इसका 13 है। तो इस तरह से देखिए, जरूरी नहीं है कि वो सभी के होल नंबर हो। अब जैसे 1000 दिया था तो देखिए इसका 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 31 पॉइंट समथिंग लेगा। आपने मान लीजिए 189 दे दिया तो इसका इतना होता है, आपने दे दिया 2 3 5 6 इसका इतना होता है। तो वो जितना भी होगा वो पूरा आपको एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज के साथ में आउटपुट रिटर्न करेगा। तो पावर फंक्शन अगर किसी नंबर को एक पावर रेज करने के लिए यूज किया जाता है, तो SQRT फंक्शन जो होता है किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप सोचें इज इक्वल टू SQRT कर दें और ब्रैकेट में पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेना, एक बार में ही सबको दे देगा, सबके स्क्वायर रूट दे देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो आपको पहली ही सेल का वो देगा। आपको चाहे आप पूरी रेंज लिखें, 1000 सेल की भी लिखें, आपको आउटपुट जो मिलेगा वो फर्स्ट सेल के स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही मिलेगा, बाकी कोई आपको यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन काम ही एक आर्ग्यूमेंट पे करता है। अब अगर आपने इसको लिखा भी है रेंज के फॉर्म में, तो भी ये कंसीडर किसे कर रहा है, केवल Q3 को, Q3 यानी इस वाली सेल को, और इसीलिए एंटर करने पर ये 25 रिटर्न कर रहा है। SQRT के बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मैक्स। मैक्स एक ऐसा फंक्शन है जो गिवन सेल वैल्यूज में हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए हेल्प करता है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई भी फिगर लिखी थी, आप कोई मतलब ऐसी फिगर लिख रहे थे जहां पर आपको जो है डेसिमल वैल्यूज बहुत ज्यादा थी,
तरीके की वैल्यू लिखी हुई थी और आपसे कह दिया गया कि आप यहाँ पर क्या करिए कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आप रिटर्न कीजिए। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू रिटर्न कराने के लिए आपको देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है सब जगह तो ठीक है भाई, ये चीज हो रही है हमारी, और इसे हम यहाँ पर ये हमने यहाँ लिख लिया। तो ये तो पता है कि भाई सब 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इधर तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, कंपैरिजन तो पॉइंट के बाद करना है। तो अब तुलना करते रहेंगे, 0.02 है, 0.32 है, और 5-6 सेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके निकाल ही लेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, पर ढूंढने में कुछ तो टाइम लगेगा। अगर हमें ये काम करना है तो इज इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर करते ही उस पूरी रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसे आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा, निकाल करके दिखा देगा। तो मैक्स फंक्शन एक रेंज की ग्रेटेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, और इसी तरीके से अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो आप मैक्स के बजाय फंक्शन यूज करते हैं मिन, जो आपको गिवन रेंज की स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करने में हेल्प करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम अपना फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर राउंड। कई बार ऐसा होता है कि हम वैल्यूज देते हैं और वो डेसिमल फिगर्स होते हैं, मतलब डेसिमल में लिखी हुई वैल्यूज होती हैं, जैसे ये लिखी है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इन वैल्यूज को हम राउंड करके दें। आपको सभी को पता है राउंड ऑफ करने के अपने रूल्स होते हैं, जिन्हें नहीं याद है उनके लिए उन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे कह दिया जाए कि भाई सभी नंबर्स को डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड कीजिए, तो 2 प्लेसेस मतलब 25 के बाद पॉइंट और 2 ही डिजिट्स आए। और अब जिसे डेसिमल के लिए के बाद में राउंड करने का रूल पता है, वो तो क्या करेगा, ठीक है भैया उसको तो मालूम है, चलो कैसे भी करके लिख ही देगा। लेकिन जिसे ये पता ही नहीं कि रूल क्या है राउंड करने का, उसके लिए परेशानी की बात है। तो अगर आपको डेसिमल प्लेसेस एक फिक्स है कि भाई इतना पॉइंट के बाद इतना मत दिखाइए, तो आप उसे राउंड करना चाहते हैं, तो राउंड करने के लिए आपके दिमाग में तुरंत जो चीज आएगी वो ये कि राउंड करने के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, फंक्शन भी क्यों यूज करें। राउंड करने के लिए है तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस से हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, तो डिक्रीज कर दें। अभी देखिए हम इसे सिलेक्ट करें और डिक्रीज कर दें तो ये अपने आप ही राउंड करके देगा, हमें क्या सोचना है। तो पहली चीज तो ये है कि ये बात सच है कि राउंड तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हीं सेल्स को राउंड कर दे रहा है, मतलब इन्हीं वैल्यूज को राउंड कर दे रहा है। हमें इन पे काम जरूर करना है, लेकिन यही नहीं करना है, ये काम यहाँ करना है, इनकी राउंड ऑफ वैल्यूज यहाँ लिखनी है। इसका मतलब इनको तो चेंज करना नहीं है। तो अगर ये करना है तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे राउंड। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। पहले आप सिलेक्ट करते हैं वो नंबर या वो सेल जिसमें नंबर लिखा है कि इस सेल को राउंड कीजिए, कॉमा कितनी प्लेसेस तक राउंड कीजिए। नंबर ऑफ डिजिट्स लिखते हैं, मतलब कितने प्लेसेस तक राउंड करना है, 2 प्लेसेस तक राउंड करना है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कंट्रोल एंटर कीजिए, और बिना कोई समय गंवाए आपने सबको राउंड करके देख लिया। आपको कुछ सोचना नहीं है कि 2 प्लेसेस तक जाना है तो तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, कुछ नहीं सोचना, बिना किसी आपने मेहनत के राउंड ऑफ करके देख लिया। हालांकि आपको ये पता है कि जब भी आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड करते हैं तो हम तीसरी वैल्यू को देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप देखें तो 25.96 था, और यहाँ तो राउंड करने पर 25.97 आ गया। तो क्यों आया, क्योंकि 2 के बाद जो थर्ड डिजिट था डेसिमल के बाद तीसरी प्लेस पे जो संख्या थी 5, वो 5 के बराबर है। तो थर्ड डिजिट अगर 5 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है तो दूसरी वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है, ये राउंड ऑफ का रूल है। इसीलिए 96 के बजाय यहाँ 97 हो गया। यहाँ 25 ही रहा, क्यों, क्योंकि तीसरा डिजिट 4 था। यहाँ फिर देखिए 97 हो गया क्योंकि तीसरा डिजिट 5 था। तो जब जब जितने भी डिजिट्स हमने दिए, जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिए हैं, तो 2 के बाद वो थर्ड को देखता है कि थर्ड क्या है। यदि थर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 तो सेकेंड डिजिट में +1 होता है, नहीं तो जो जैसा होता है वैसा ही रहता है। तो हमने इतनी माथापच्ची की नहीं सोचने की, हमने तो सीधे फंक्शन यूज किया और काम हो गया। पर अगर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, आप 0-2 है तो 0-2 ही रहने दीजिए, तीसरा नंबर 9 हो, 5 हो, 8 हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहते हैं कि राउंड तो हो नंबर,
लेकिन उसी लेवल पे राउंड हो जाए, तीसरे डिजिट को कंसिडर करके राउंड ना हो, तो आप राउंड के बजाय फंक्शन यूज करते हैं राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करता है, वो तीसरे डिजिट को कंसिडर किए बिना आपके नंबर्स को राउंड करता है डेसिमल के उतने प्लेसेस तक, लेकिन उस पर तीसरी डिजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ब्रैकेट में वही सेल एड्रेस कॉमा 2 एंटर कीजिए। और अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ 97 हो गया था, तो यहाँ 97 नहीं हुआ, 96 ही रहा। इसको हम यहाँ पर 94 कर दें, है ना। तो ये देखिए सब अपने आप जो है यहाँ पर सही सेम वैल्यू लिखी हुई इसमें, यहाँ 25.857। तो देखिए ये इस तरह से, तो राउंड डाउन जो होता है वो राउंड तो करता है उतनी प्लेसेस तक, लेकिन अगले डिजिट को कंसिडर किए बिना जो भी जितनी प्लेसेस आते देते हैं उतनी ही राउंड कर देता है। और अगर आप अगले प्लेस को मतलब बढ़ा के करना चाहते हैं तो राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, और राउंड ना भी यूज करें तो एक फंक्शन सेम काम के लिए मिलता है, दैट इज राउंड अप। ये भी वही काम करेगा, देखिए दिस कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि इसने क्या किया है कि वो तीसरे डिजिट को देख रहा है, और तीसरा डिजिट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 5 के बराबर हो, बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं है, ये उसको नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट लेवल पे ही राउंड करके दिखाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे 0.03 हो गया है, जबकि 0.02 था, 0.32 था, 1 था, कायदे से तो 32 ही रहना चाहिए था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसे नेक्स्ट लेवल पे राउंड करें तो आप राउंड अप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो राउंड फंक्शन को आपको 3 कैटेगरी में ये फंक्शन मिलता है, राउंड है, राउंड अप है और राउंड डाउन है। राउंड फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दी हुई सेल वैल्यू को डेसिमल के उतने ही डिजिट्स तक राउंड करता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगला डिजिट उसके बाद का क्या है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो वो उस वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू में +1 करता है, नहीं तो प्रीवियस वैल्यू ऐसे ही रहती है। राउंड डाउन इस बात को ध्यान नहीं देता, जितने भी प्लेसेस आपने दिए हैं डेसिमल के बाद उतने प्लेसेस तक ही राउंड करता है और सेम फिगर्स रिटर्न कर देता है, कोई प्लस उसमें नहीं होता है। जबकि राउंड अप क्या करता है, वो तीसरी प्लेस को कंसिडर ही नहीं करता कि वो बड़ी है या छोटी है या बराबर 5 से, वो जो भी हो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे राउंड करेगा, यानी ऑटोमेटिकली लास्ट डिजिट में +1 करता है और तभी वैल्यू को रिटर्न करता है। राउंड फंक्शन में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप पॉजिटिव नंबर ऑफ डिजिट्स दें। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 125.25468 कुछ भी लिखा, हमने यहाँ पे एक वैल्यू और लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 340 पॉइंट दिस और एक लिख लिया 100 पॉइंट। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू राउंड, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेल एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, पर इस बार 2 की जगह हमने लिख दिया -2। तो जब हम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी बाद वाली आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देते हैं, तो अभी तक जब हम केवल 2 दे रहे थे तो ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज को कंसिडर कर रहा था, लेकिन 2 की जगह अगर हम -2 दे देते हैं तो ये होल नंबर यानी पॉइंट के पहले की वैल्यू को कंसिडर करना शुरू कर देता है। -2 का मतलब है कहां से शुरू करेगा, पॉइंट के पहले 5 यानी 1 और 2 पे 2 ही लिखा है वो अलग बात है, सेकंड डिजिट जो है पीछे से चला तो 2 मिला। तो अब ये क्या करेगा, उसके पहले यानी 2 जो है ये 5 से छोटी है, तो ये क्या करेगा 125 से पहले की राउंड फिगर दे देगा, यानी ये इसको रिटर्न करना चाहिए 100 दे देगा। देखिए क्यों दिया इसने 100, क्योंकि जब इसने देखा कि -2, अब ये 1 2 इधर चलते हैं तो थर्ड डिजिट को देखता है, इधर चलते हैं तो सेकंड पे ही रहता है और उसे देखता है कि वो वैल्यू 5 से छोटी है कि 5 से बड़ी है, बराबर है। अगर वो वैल्यू 5 से छोटी है, जैसे कि यहाँ 2 मिला था, तो इसने उसके पहले का 125 से पहले का राउंड फिगर क्या है 100 है। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होती तो ये क्या रिटर्न कर देगा 200। ये देखिए, तो इस तरह से जो है आप जरूरी नहीं है कि पॉइंट में के मतलब बात जो है प्लस में ही दें, माइनस में भी दे सकते हैं, हालांकि रेयरली रिक्वायर्ड है, पर आपको चाहिए, ये चाहिए होता है साइंटिफिक रिसर्च में।
पर आपको क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई उन्होंने दे दिया कि ये लिखा हुआ है, सपोज उन्होंने लिखा कि इज इक्वल टू राउंड और ब्रैकेट में लिख दिया 254 पॉइंट समथिंग कॉमा -3 और आपसे पूछा गया कि इसका आउटपुट बताइए क्या होगा, तो बताइए क्या होगा इसका आउटपुट, क्या आना चाहिए? कौन बताएगा? अर्पिता बताइए। बताइए। 254। प्रसेनजीत आप बताइए। 250। 250 कौन बता रहा है ये? दीक्षा? 250 लग रहा है। अच्छा बताइए प्रसेनजीत कितना आएगा? और कोई भाई? आयुष, प्रिया, कोई भी बताइए। कोई बात नहीं, गेस कर लीजिए, कोई इसमें ये थोड़ी ना है कि हम तो सामने भी नहीं है कि पिटाई कर देंगे। हाँ है 252। 252 आएगा। हाँ ओके अतुल क्या लग रहा है भाई, क्या आएगा? देखिए -3 लिखा है। -3 का मतलब इधर से शुरू हुआ 1 2 3, तीसरा डिजिट क्या है? 2 है जो कि 5 से छोटा है। पूरा नंबर क्या लिखा है? 254। तो 254 की पहली के प्रीवियस मतलब उसके पहले की राउंड फिगर क्या हुई? 200। अच्छा -3 दे दिया ना। अच्छा एक सेकेंड, है ना? 3 दे दिया था ना, तो सीधे वो उसी पे पूरा दे रहा था, तो 0 दे दिया था उसने। अभी 4 डिजिट दे दिए हैं। -3 करने पर क्या हुआ कि 1 2 3 2 और 1000 मतलब 1254 है। तो 1254 अगर आपने दे दिया है तो उसके पहले की राउंड फिगर क्या होगी? 1000। अगर हमने ये 1000 नहीं दिया था और फिर भी -3 दिया था तो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पहले तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है 0। तो ये चीज आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी डेली लाइफ में माइनस में नंबर को राउंड करके देखने की। नेक्स्ट फंक्शन जो हम यूज करने जा रहे हैं वो भी एक कैटेगरी है, कई सारी। काउंट है, काउंट ए है और काउंट ब्लैंक है। काउंट करने के 4 फंक्शन है, इसके आगे और भी हैं लेकिन अभी हम आज ये 3 ही करेंगे। पहले काउंट फंक्शन क्या करता है? हाँ बताइए प्रसेनजीत बताए। मैम एक बार आप Ctrl+Z करिएगा। Z। हाँ जो वैल्यू था ना आपका जो लिखा था जहाँ पे हाँ मैम इसमें देखिए जो Q11 वाला सेल है जिसमें 25.0 हाँ मैम इसमें देख कॉर्नर पे ग्रीन कलर का छोटा सा साइन बन के आता है। हाँ ये ग्रीन कलर का साइन जब आ रहा है बनता है, मतलब। हाँ ये। हाँ मैम इसको रिमूव कर मतलब कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट करके इसको। हाँ तो इसका शॉर्टकट क्या है मैम? और इसको मतलब इसमें वैल्यू ऐड नहीं होता है शायद। ऐड नहीं होता मतलब? जब ऐसा साइन आता है इसमें शायद वैल्यू ऐड नहीं होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा आप कुछ है क्या मैम? नहीं, आप कुछ भी ऐड करिए इसमें, ऐड होगा। मैम ये ग्रीन आता क्यों है, मतलब क्या ग्रीन इशू इसलिए होता आता है, ये इंडिकेशन दिखाता है आपको। देखिए जब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, जब हम इस पे सिलेक्ट करते हैं तो किनारे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन का बॉक्स आता है
हाँ। और ये बताता है आपको कि यहाँ पर कोई आपने ऐसी रेंज यूज की है जो कि मतलब उसमें एडिशनल नंबर्स हैं इसके बगल में, इसके साथ साथ कहीं एडजेसेंट है, के नीचे लिखा हुआ भी है द फॉर्मूला इन दिस सेल रेफर्स टू अ रेंज दैट हैज एडिशनल नंबर्स एडजेसेंट टू इट। तो उसको ये यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे दिखाता है। अब इसके अगर इस ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करें तो आप चाहते हैं कि भाई फॉर्मूला ओमिट कर दे एडजेसेंट सेल को, है ना, या अपडेट करना है फॉर्मूला और उन सेल्स को इंक्लूड करना है, उसके लिए यूज होता है। और ये एक तरीके की एरर तो है, लेकिन ऐसी एरर नहीं है कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें आउटपुट हमारा सही मिल रहा है। मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ ये आप देखिए यहाँ पर ये फंक्शन था ना, इसको हमने लिखा था तो ये फंक्शन था, हाँ इसलिए यहाँ पर हाँ जब फंक्शन होने पर ये बता रहा है कि और हमने इसको जो है फॉर्मूला में भी यूज कर लिया। यहाँ देखिए तो ये यही बता रहा है कि इस सेल को आपने यूज किया है कहीं ऐसी जगह पर भी जो किसी फॉर्मूला में भी लिखी गई है, मतलब ये वाली सेल, तो इसीलिए इससे रिलेटेड एरर दे रहा है। क्योंकि एक्चुअली नेचुरली क्या होना चाहिए कि जो आप रिजल्ट्स निकाल रहे हैं किसी फॉर्मूला या फंक्शन का आउटपुट है अगर, तो उस आउटपुट को किसी और कैलकुलेशन में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी एक कैलकुलेटेड आउटपुट ला रहे हैं। तो वो एक तरीके की वार्निंग दिखाता है इस ग्रीन कलर के इंडिकेटर से कि हो सकता है गलती से ऐसा हुआ हो कि आपने इस फंक्शन को यूज कर लिया किसी और जगह पर कैलकुलेशन में। तो वो इसी के लिए बता रहा है आपको कि ये इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओमिट कर दो तो ये ओमिट कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम तो उस पर पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके हैं तो उसकी जरूरत नहीं हमें ये करने की। तो फॉर्मूला ओमिट कर मतलब ऐसे दिया जाए तो कर सकता है, या इंक्लूड कर सकते हैं फॉर्मूले में इस सेल को लेकर के, या आप हेल्प ऑन इन दिस एरर से मतलब आप रिलेटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने कहा नहीं जी हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमने मालूम है हमको कि ये हमने फंक्शन लगाया था कोई और अपना आउटपुट निकाला था, और अब हम इसे एज इट इज ही यूज करना चाहते हैं बाकी जगह पर फंक्शंस में। तो आप क्या कह देंगे, इग्नोर एरर। जैसे आप इग्नोर एरर कहेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है जब भी किसी अब इसका कैलकुलेटर शॉर्टकट क्या है? इग्नोर एरर का शॉर्टकट अभी तो नहीं याद आ रहा है, हम बता देंगे आपको। ठीक है। वैसे तो मतलब शॉर्टकट तो ये है कि अगर आप इस पर जैसे ये दिखाता है ऐसे आपको ऑल टैब करके कुछ है और कुछ एक अल्फाबेट की होता है, मतलब हाँ याद बट भूल गया मैं बहुत पहले। हम देख लेंगे, हमें याद नहीं आ रहा है, बता देंगे। ऑल टैब से तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ और होता है, अभी याद नहीं आ रहा हाँ है। कंट्रोल मैं बता और दूंगी कुछ ऐसे आपको। कुछ। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम। तो हम बात कर रहे थे काउंट की। एक फंक्शन होता है काउंट, एक फंक्शन होता है काउंट ए, और एक फंक्शन होता है हमारा काउंट ब्लैंक। नाम से ही पता चल रहा है कि गिनती करनी है। तो गिनती किस चीज की करनी है? अब देखिए वैसे आप देखें तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक्सेल की जो विंडो होती है उसकी जो स्टेटस बार होती है उसकी एक खासियत होती है कि वो आपको बाय डिफॉल्ट ही कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाता है। जैसे किसी दूसरी शीट को यदि हम खोलें और यहाँ से कोई भी एक रेंज हम सिलेक्ट करें, मान लीजिए हमने इतनी रेंज सिलेक्ट करी, तो इस रेंज को सिलेक्ट करने पर देख पा रहे होंगे स्टेटस बार में 3 कैलकुलेटेड आउटपुट दिख रहे हैं, एक एवरेज, एक काउंट, और एक दिखाता है आपको सम। कि जो भी रेंज आप सिलेक्ट करते हैं, हमने इतनी सी रेंज सिलेक्ट करी तो वो क्या बता रहा है कि इस रेंज में जितने भी नंबर आपने लिखे थे उन सभी का एवरेज ये है, तो उन सबको ऐड करके उसका एवरेज उसने निकाल दिया। काउंट करके गिनती करके बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी सिलेक्ट की आपने, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 16 है। कैसे 16 है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कहने को रेंज इतनी बड़ी है, लेकिन ये काउंट करके कौन सी सेल्स को रिटर्न कर रहा है, सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट कर रहा है जिनमें कुछ भी लिखा है, नंबर लिखा है तो भी काउंट कर रहा है, टेक्स्ट लिखा है तो भी काउंट कर रहा है। बट दिस फंक्शन इज नॉट, मतलब दिस जो ये एक्सप्रेशन है, दिस फंक्शन इज नॉट काउंटिंग द सेल्स विच आर ब्लैंक। तो स्टेटस बार पे ही बता देता है और टोटल भी करके दिखा देता है। 3 चीजें तो यही कर रहा है, और अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उन्हें पता है कि भैया ये चीज हमें बार बार करनी है, कुछ रेंजेस हमें बार बार लेनी है, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी को अपना यूज कर लेते हैं कि भाई यहीं से एवरेज लिख लिया, देख लिया। हालांकि कैलकुलेशन करनी चाहिए शीट में, पर आपने कहा नहीं, इसके साथ साथ हमें मैक्सिमम मिनिमम भी चाहिए होता है या कुछ और कैलकुलेशंस भी चाहिए होती हैं।
और आप चाहते हैं कि स्टेटस बार में ही वो कैलकुलेशन करके दिखा दे जैसे ये दिखा रहा है, तो आप चाहें तो इस स्टेटस बार को भी अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, स्टेटस बार पे पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने पर आप देखेंगे कि कितने कैलकुलेशंस हैं, एवरेज, काउंट, सम दिखा रहा है। और उसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं आप, न्यूमेरिकल काउंट कह सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो ये देखिए न्यूमेरिकल काउंट में अब क्या दे रहा है वो 12। तो काउंट में और न्यूमेरिकल काउंट में अंतर ये है कि काउंट करता है सभी सेल्स को जिनमें कुछ भी लिखा हो एक्सेप्ट ब्लैंक सेल्स, और न्यूमेरिकल काउंट में काउंट करता है केवल उन सेल्स को जिनमें नंबर लिखे हैं, टेक्स्ट भी नहीं काउंट करता। देखिए 12 क्यों आया, क्योंकि 4 सेल्स ही इग्नोर कर दी। और मैक्सिमम मिनिमम में वो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू भी आपको दिखा दे रहा है। तो यही चीज यहीं से पता चल रही है, पर यही काम अगर आपको यहाँ करना है तो इसके लिए आपको फंक्शंस भी मिलते हैं। काउंट फंक्शन मिलता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, टेक्स्ट भी लिखा है, नंबर भी लिखा है, कुछ सेल्स हमारी ब्लैंक भी है, और अगर हम कहते हैं इक्वल्स टू काउंट और ब्रैकेट में हम पूरी रेंज ये दे देते हैं, तो ये क्या करता है, काउंट करता है हर उस सेल को जिसने केवल और केवल नंबर लिखे होते हैं। पूरी रेंज है लेकिन उसमें से काउंट करेगा केवल उन सेल्स को जिनमें नंबर्स लिखे हैं। नंबर्स के अलावा ब्लैंक सेल्स को भी इग्नोर करेगा और टेक्स्ट सेल्स को भी इग्नोर करेगा। सपोज आप चाहते थे कि टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करे, केवल ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर दे, तब आप काउंट के बजाय यूज करते हैं फंक्शन काउंट ए। यहाँ ए का मतलब ये काउंट ऑल, बट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल्स। तो जो भी रेंज आप देंगे, अब ये काउंट करके रिटर्न कर रहा है 8। क्यों? क्योंकि इस रेंज में 8 ऐसी सेल्स हैं जिनमें कुछ भी लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रहा है। और अगर आपको सिर्फ ब्लैंक सेल्स ही काउंट करनी है तो आप यूज करते हैं फंक्शन काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट में रेंज ले लेते हैं, तो ये सभी सेल्स को इग्नोर करके। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, अब हो रही है? यस मैम। ओके, तो ये क्या कर रहा है, देखिए काउंट में इसने क्या किया, ये रेंज हमने ली थी तो इसने रिटर्न किया था 3। क्यों? क्योंकि इस रेंज में केवल 3 ऐसी सेल्स हैं जहां पर कोई भी नंबर लिखे। तो एक तरीके से काउंट फंक्शन न्यूमेरिकल सेल्स को काउंट करता है, और नंबर सेल्स को काउंट करने का मतलब ये है कि अगर उस रेंज में आप कहीं 0 भी लिख दोगे ना तो भी काउंट करेगा। ये देखिए 3 की जगह 4 हो गया। अगर उस रेंज में कहीं आपने नेगेटिव वैल्यू भी लिख दी तो भी काउंट करेगा। ये देखिए 5 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकल काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन है तो आप बताएंगे काउंट फंक्शन है। और पूछा जाए कि न्यूमेरिकल काउंट के लिए क्या नेगेटिव वैल्यूज या 0 वैल्यूज भी कंसिडर होती हैं, यस, वो उन्हें भी कंसिडर करता है। और अगर कोई ऐसी वैल्यू लिखी जो कि 0 से शुरू डिजिट से शुरू हो रही है और टेक्स्ट पे खत्म हो रही है, तो क्या उसे कंसिडर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। 5 की जगह 5 ही रहेगा। ये देखिए, क्यों? क्योंकि ये केवल उन सेल्स को गिन रहा है जिनमें नंबर लिखे हैं, प्योर नंबर्स, फिर वो 0 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, उन्हें तो लेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर नहीं लेगा, भले ही वो नंबर से शुरू हो रहा हो, डिजिट पे खत्म, नंबर पे से शुरू होकर टेक्स्ट पे खत्म हो रहा हो, या टेक्स्ट से शुरू होकर नंबर पे खत्म हो रहा हो। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए हर उस सेल को गिनता है जिसमें कुछ भी लिखा है, चाहे नंबर लिखे हो, चाहे टेक्स्ट लिखा हो या कॉम्बिनेशन लिखा हो, ये सबको गिनेगा। जबकि काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये हर उस सेल को गिनता है जो ब्लैंक है गिवन रेंज में। अगर कोई सेल ब्लैंक है तो गिनेगा, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। तो काउंट ब्लैंक हम तब यूज करते हैं जैसे हमने बहुत सारा डेटा बनाया, बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया, और बनाने के बाद अब हम ये चाहते थे कि जो है ये देखना कहीं कोई सेल खाली तो नहीं छूट गई, तो उसके लिए इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक और रेंज दे दीजिए। 0 आया तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि कोई सेल हमने ब्लैंक नहीं छोड़ी है। अब वैल्यू सही लिखी है या गलत लिखी है वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे तो एक्सेल को नहीं मालूम, बट वो इतना कंफर्म कर रहा है कि आपने हर सेल में कुछ ना कुछ लिखा है, खाली नहीं छोड़ा। तो ये फंक्शंस हैं, इतने आप आज ट्राई करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। बाकी इसी के आगे के फंक्शंस कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एवरीवन।